मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मेरे मन के आकाश का एकमात्र सितारा, मेरी प्यारी, मेरी लाडली बहना, तेरा स्वागत है। चित्रों का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है इन चित्रों का। धनानंद, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। तुम यहाँ क्यों आई हो क्या मैं नहीं जानता। तुम यहाँ इसलिए नहीं आई कि तुम्हें मेरी चिंता है, और ना इसलिए क्योंकि मेरे भोजन ना करने से तुम्हें कोई अंतर पड़ता है। तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि तुम मेरी ये दयनीय अवस्था देखना चाहती हो, है ना? दो उत्तर नहीं है ना? चली जाओ यहां से। ठीक है, जाओ। आचार्य, आचार्य, क्या तारिणी का कोई समाचार है? समाचार तो है आचार्य, किंतु शुभ नहीं है। जहां मैं प्रतिदिन तारिणी से मिलकर यह सुनिश्चित करता था कि वो सुरक्षित तो है, वहीं आज हमारे तय किए हुए समय और स्थान पर वो पहुंची ही नहीं। चंद्रगुप्त, तारिणी ऐसा कभी नहीं करती। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। वो अवश्य ही किसी संकट में है। मुझे लगता है इसके पीछे अमात्य राक्षस का कोई हाथ है। ये मत भूलिए कि मेरे भाई दशासिद्धिका ज्येष्ठ भूतपाल के अत्यंत प्रिय हैं। वो तारिणी से उनकी मृत्यु का प्रतिकार अवश्य लेंगे। आचार्य, हमें तारिणी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हाँ मनसा, तुम जाओ और तारिणी की समस्या का निदान करो। तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा भाग्य भी इन्हीं की तरह होगा। अब तुम एक गणिका की तरह जीवन जियोगी, और धनानंद को इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। वो सोचेगा कि पहले की भांति इस बार भी तुम उसे छोड़ के चली गई। इसे बूटी पिलाओ, इसे गणिका की तरह सजाओ, इसे सुंदर वस्त्र पहनाओ। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। अद्भुत। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्री नहीं देखी। तुम्हारा मूल्य बताओ। मूल्य नहीं, वचन चाहिए। यदि आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। मैं तभी आपकी होंगी जब आप मेरे अतिरिक्त यहाँ की किसी भी गणिका को स्पर्श तक ना करें, और विशेषकर इसे तो बिल्कुल नहीं। इसका रूप किसी को भी मोहित कर सकता है। मेरा भाई इसके स्वप्न देखता है, किंतु मैं नहीं। मुझे केवल तुम पसंद। जाओ सब लोग, तुम भी जाओ तारिणी।
क्यों तुमने ऐसा किया तारा? क्यों मुझे छोड़कर चली गई? और जहां धनानंद तारिणी के विरह में डूब रहा था, उसे एक झलक देखने को व्याकुल था। वहीं तारिणी और मनसा उसी के साम्राज्य की नींव को खोखला करने के लिए उसके भाई भूतपाल को भ्रमित करने की योजना पर निरंतर काम कर रही थी, ताकि वो उससे मगध साम्राज्य के विशाल गुप्तचर तंत्र से जुड़ी गोपनीय जानकारी प्राप्त कर सकें। कैसे खुले गए थे चोरी? निश्चित ही ये वही पुस्तक है जिसमें धनानंद के गुप्तचर तंत्र की सारी जानकारी है। अब शीघ्र ही मुझे चंद्रगुप्त को देना होगा, जिससे वो धनानंद के गुप्तचर तंत्र को ध्वस्त कर सके। वहीं रुक जाइए महामात्य। जब तक आप मुझे तारा की जानकारी नहीं देते, तब तक आप मेरे कक्ष में नहीं आ सकते। क्षमा चाहूंगा मां महिम, परंतु तारा से भी अधिक महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिन्हें मगधपति की ध्यान की आवश्यकता है। राज्य में विद्रोह फैला हुआ है, दिन प्रतिदिन क्रांतिकारी बढ़ रहे हैं। आपको शीघ्र ही राज्य की कमान संभालनी होगी मां महिम। वर्तमान को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस समय तारा का ना लौटना ही उचित होगा, आपके लिए भी और मगध साम्राज्य के लिए भी। जाने क्यों महामात्य, किंतु आपकी बातों से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तारा के अचानक लुप्त होने के पीछे आपका हाथ है। नहीं मां महिम, अब भी समय है आपके पास महामात्य, क्योंकि यदि मुझे बाद में पता चला कि तारा के लुप्त होने के पीछे आपका हाथ है, तो आपकी हत्या करने के लिए मैं दोबारा नहीं सोचूंगा। बताइए मुझे, कहाँ है तारा? जी वो मैं यहाँ हूँ धनानंद। तारा? तारा? तो आ गई तारा? कहाँ चली गई थी? क्यों चली गई थी? और इतने समय तक थी कहाँ तुम?
मैं अपनी माँ से मिलने गई थी, उन्हें ये बताने कि मैं कुछ समय और मगध में रहने वाली। पता था मुझे कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। एक दुखद समाचार है सम्राट। कौन है ये? हमारे प्रिय भ्राता भूतपाल। इस प्रकार की हत्या कौन कर सकता है महामाते? आप भली भांति जानते हैं ये मृत्यु तारा नहीं दे सकती, क्योंकि वो विष नहीं उगलती, किंतु ये कार्य आपका गुप्त शस्त्र मनसा अवश्य कर सकती है। तो बताइए, मनसा है जिसने हमारे साथ विश्वासघात किया महामाते, वो मनसा जिसे आप मेरे पास लेकर आए थे। तो फिर अपने ज्येष्ठ की मृत्यु के लिए मैं आपको मगध से बहिष्कृत क्यों ना कर दूं? उत्तर नहीं है आपके पास? अब आपको मेरे लिए कार्य करना होगा महामाते, और उसमें मुझे कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ज्येष्ठ भूतपाल के अंतिम संस्कार के पश्चात आप एक समारोह आयोजित कीजिए, एक ऐसा समारोह जो वर्षों तक लोगों को स्मरण रहे। क्षमा करें महामहिम, परंतु ऐसा क्या महत्वपूर्ण होने वाला है उस समारोह में? उस समारोह में मैं और मेरी तारा एक हो जाएंगे। उस दिन हम दोनों विवाह के पावन बंधन में सदा सदा के लिए बंध जाएंगे। विवाह। सदा सदा के लिए। यही वो स्थान है जहां आप सबका प्रशिक्षण होगा, और यहां चारों प्रहर कड़ा पहरा रहेगा। स्मरण रहे, तुम में से कोई भी इस प्रशिक्षण को बीच में से छोड़कर जा सकता है, ये तुम्हारा अधिकार है। किंतु हाँ, यहाँ जो कुछ भी होगा उसके विषय में किसी से कोई चर्चा नहीं की जाएगी। हम में से कोई कहीं नहीं जाएगा। हम सबकी मुक्ति कराई है आपने, हम सब ऋणी हैं आपकी, इसीलिए अखंड और स्वतंत्र भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में हम सब आपकी सहायता अवश्य करेंगे। माँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ केवल आप ही के कारण, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन सब के प्रशिक्षण का दायित्व आप ले। अपने अंतिम श्वास तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी चंद। किंतु आचार्य, इन सभी कन्याओं को हम विष कन्या बनने का प्रशिक्षण देंगे कैसे?
ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आप निश्चिंत रहें महारानी, इन कन्याओं के प्रशिक्षण हेतु आपके मनसा और दुर्धरा की सहायता के लिए एक विशेष दल का आयोजन किया है। आइए मेरे साथ। देखिए महारानी, इस प्रशिक्षण केंद्र में हमने संसार के श्रेष्ठतम सपेरे, गणिकाएं और सैनिक एकत्र किए हैं, जो इन कन्याओं को विष कन्या बनाने में आपकी, दुर्धरा की और मनसा की सहायता करेंगे। माँ, सपेरे सबसे विषैले और भयानक सांपों को एकत्रित कर उसमें से विष निकालेंगे। वैद्य उस विष का तोड़ बनाएंगे और घनिकाएं आचार्य के नेतृत्व में उचित मात्रा में इन कन्याओं के शरीर में विष उतारेंगी और हमारे श्रेष्ठतम सैनिक इन सभी को युद्ध कौशल में पारंगत करेंगे। इस प्रकार ये सभी कन्याएं दक्ष और कुशल विष कन्याएं बनेंगी।